लियो के दृष्टिकोण से सी विंग अस्पताल। लियो थोड़ा हिला, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे वापस होश में आने लगी। हर चीज में दर्द हो रहा था, उसके अंग बेजान से लग रहे थे। जरा सी भी हरकत पर उसकी मांसपेशियां दर्द से चीख रही थी और उसके सिर में एक सुस्त धड़कने वाला दर्द हो रहा था। यह ऐसा था मानो वो अपने जीवन की सबसे भीषण पिटाई के बाद जागा हो, सिवाय इसके कि उसे याद ही नहीं था कि उसे चोट कब लगी थी। सांस फूलना, एक गहरी सांस लेने पर उसके सीने में एक तेज असहज दबाव महसूस हुआ। दर्द नहीं, बल्कि जकड़न, मानो उसके फेफड़े अभी भी ठीक से काम करने के लिए समायोजित हो रहे हों। आखिर हुआ क्या, उसने सोचा, क्योंकि उसकी आखिरी याद ट्रैक पर दौड़ने की थी। उसके पैर जल रहे थे, उसकी सांसें छोटी होती जा रही थीं, और हर चक्कर के साथ दुनिया धीरे धीरे अंधेरी होती जा रही थी। अंधेरा, उसे बस इतना ही याद था। यह उसकी दृष्टि के किनारों से रेंगता हुआ आया था, हर कदम के साथ फैलता गया तब तक क्या, ऊपर सफेद छत को घूरते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे याद नहीं था कि वह कब गिरा था, उसे यह भी याद नहीं था कि वह कब रुका था। उसे बस इतना पता था कि एक पल पहले वो दौड़ रहा था और अगले ही पल वो यहाँ था। तुम जाग गए हो, एक शांत अधिकारपूर्ण आवाज ने उसके विचारों को भंग कर दिया, और लियो ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर देखा तो एक परिपक्व महिला उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके काले बालों में चांदी जैसी लकीरें थीं, जो एक साफ सुथरे जूड़े में बंधी हुई थीं, और उसकी तीक्ष्ण परखने वाली आंखें नैदानिक सटीकता के साथ उस पर घूम रही थीं। तुमने हमें काफी परेशानी दी, नौजवान, उसने बिस्तर के पास वाली मेज पर एक छोटी शीशी रखते हुए कहा। पहले ही दिन अस्पताल पहुंचने वाले छात्र बहुत कम होते हैं, कम से कम दौड़ने की वजह से तो नहीं। लियो ने पलकें झपकाईं, उसका गला सूख गया था क्योंकि आखिरकार उसे अपने आसपास की स्थिति का एहसास हुआ। ये सी विंग का अस्पताल था, जिसे उसने प्रशिक्षण के दौरान बाहर से देखा था। मैं कितनी देर तक बेहोश था, उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, शायद इसलिए कि उसने घंटों से बात नहीं की थी। 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा, वैद्य ने घड़ी की ओर देखते हुए जवाब दिया, और लियो ने उसके जवाब पर गहरी सांस छोड़ी। यह आदर्श स्थिति नहीं थी। 2 घंटे बाहर रहने का मतलब था कि वो सुबह की ट्रेनिंग क्लास में होने वाली अधिकांश गतिविधियों को देखने से चूक गया और नाश्ता करने का मौका भी गंवा बैठा। अगर तुम अपनी अगली क्लास मिस नहीं करना चाहते तो तुम्हें जल्दी करनी होगी, वैद्य ने चेतावनी देते हुए कहा, और उसके बगल में मेज पर रखी शीशी को उठाते हुए उसे उसके हाथ में थमा दिया। इसे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिए, एक साथ पूरा न पिए, इससे आपके शरीर को ठीक होने में मदद मिलेगी। लियो ने औषधि को घूरते हुए थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। ये देखने में धुंधला और पीला लग रहा था, बिल्कुल पेशाब की तरह, और एक बार जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो वह खुद को इसे पीते हुए सोच भी नहीं सकता था। फिर भी वैद्य को दृढ़ता से सिर हिलाकर सहमति देते हुए लियो ने अपने पैर बिस्तर के किनारे से नीचे लटका दिए। उसके पैर ठंडे फर्श पर पड़े, उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और फिर खुद को सीधा कर लिया। ये दर्दनाक लग रहा है, उसे एहसास हुआ, क्योंकि उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। हालांकि दर्द लगातार मौजूद होने के बावजूद यह अजीब तरह से सहने योग्य था। वो दर्द के बावजूद हिल डुल सकता था, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आपका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही न बरतें। आपकी ऊर्जा का भंडार अभी भी कम है, इसलिए थकान महसूस हो सकती है। हालांकि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें और अच्छा खाना खाएं, कल तक आप ठीक हो जाएंगे, उन्होंने मरीज की पर्ची पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करते हुए कहा। लियो ने अपने कंधों को घुमाया, अपने अंगों की अकड़न को दूर करने के लिए खिंचाव किया, और फिर उसे संक्षिप्त रूप से सिर हिलाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद। हालांकि मुख्य वैद्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे एक समझदारी भरी नजर से देखा और फिर मुड़कर अगले मरीज की देखभाल करने के लिए आगे बढ़ गई। ठीक है, अगली क्लास धारणा के मूल सिद्धांत की है, मुझे ब्लॉक डी में जाना होगा, लियो ने खुद से बुदबुदाया, और वह भी वहां ज्यादा देर नहीं रुका। तेजी से चलते हुए वो सेक्टर डी की ओर बढ़ने लगा, साथ ही यह भी सोच रहा था कि वो कक्षा में सबसे बड़ा मजाक का पात्र बन गया होगा। पहले ही दिन बेहोश हो गई, लोग सोच रहे होंगे कि मैं धोखेबाज हूं, मैं मजाक और उत्पीड़न का केंद्र बनने जा रही हूं। लोग मुझे परेशान करेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं नंबर 1 हूं और इसके लायक नहीं हूं, लियो ने सोचा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में जाने से लगभग डर लग रहा था। वो वैसे तो कभी साथियों के दबाव से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन मजाक का पात्र बनना उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर भी कोई और विकल्प न होने के कारण वो अगली कक्षा में चला गया, जहां उसके पहुंचने पर माहौल उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। पब फ्यूचर विज्ञापन तारांकन। जैसे ही लियो ने ट्रेनिंग ग्राउंड D4 में कदम रखा, वहां पहले से मौजूद छात्रों पर एक गहरी खामोशी छा गई। उन्हें फुसफुसाहट, उपहास, शायद कुछ उपहास भरी मुस्कान की भी उम्मीद थी।
उन्हें उम्मीद थी कि लोग बेहोश होने पर उनकी आलोचना करेंगे, पहले ही दिन गिर पड़ने पर। लेकिन उसे जो मिला, ये बिल्कुल अलग बात थी। जैसे ही उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ, सबने धीरे धीरे, लगभग सावधानी से उनकी ओर देखा। उसकी निगाहें एक अस्पष्ट, सतर्क भाव से उसकी ओर झपकी। कुछ छात्रों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, कुछ ने संकुचित कर ली, और कुछ छात्र तो आधा कदम पीछे भी हट गए, मानो उनकी उपस्थिति मात्र से ही वे असहज हो गए हों। ये बहुत सूक्ष्म था, लेकिन लियो ने इसे महसूस किया। उसे घूरती निगाहें उससे भयभीत थीं, मानो वे उसे सहकर्मी के बजाय एक राक्षस की तरह देख रही हो, और लियो को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों था। क्या हो रहा है? उसने अपने कंधे सीधे करते हुए सोचा। उसने अपने कदमों की गति धीमी नहीं की। उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और वो ऐसे चलता रहा मानो उस पर पड़ रही निगाहों से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन मन ही मन वो असमंजस में था। ये कैसी प्रतिक्रिया है? उनकी निगाहें छात्रों पर घूमती रहीं, उनके चेहरों और उनकी शारीरिक हाव भाव का जायजा लेती रहीं। उसने दबी आवाज में हो रही बातचीत के कुछ अंश सुने, मजाक उड़ाने वाली फुसफुसाहट नहीं, बल्कि सावधानी और अविश्वास की आवाजें। वो पहले ही उठ गया है। 2 घंटे, बस इतना ही समय उसे उससे उबरने में लगा। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है, और कीमत बहुत अच्छी है। व्यापार हमेशा के लिए खत्म हो गया। सोने से पहले करें ये काम। मुझे लगा था कि वो कम से कम बाकी दिन के लिए तो बाहर रहेगा। वो बेहोश हो गया लेकिन दौड़ता रहा, उसका शरीर रुका नहीं। लियो के कदम थोड़े लड़खड़ा गए। क्या क्या ये चलता रहा? ये शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। वो बेहोश हो गया था, है ना? इसीलिए तो वो अस्पताल में था, इसीलिए तो वो वहीं होश में आया। लेकिन कानाफूसी जारी रही। वो पूरे समय पागलों की तरह मुस्कुराता रहा। वो इतना शांत क्यों दिख रहा है? उसे पता है कि इस बनावटी शांति से अब वो किसी को बेवकूफ नहीं बना पा रहा है ना? लियो की भौहें फड़क उठी। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? उसकी दृष्टि के किनारे पर एक परछाई कौंधी और लियो मुड़ा, तभी मुशेन सामने आ गया, हाथ बांधे हुए। उसका आमतौर पर शांत रहने वाला भाव कहीं गायब था। तुम सचमुच एक अजीब प्राणी हो, स्काईशिड, मुशेन ने बुदबुदाते हुए कहा, अपमानजनक लहजे में नहीं, बल्कि मानो वो अभी भी जो कुछ उसने देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। लियो ने भौहें चढ़ा ली। आखिर हुआ क्या? मुशेन के होंठ थोड़े से खुले, मानो वो जवाब देने ही वाली हो। तब ठीक है, शांत हो जाओ। छात्रों की फुसफुसाहट के बीच एक तीखी, प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, जिसने पल भर में पूरे माहौल को एकाग्र कर दिया। लियो ने अपना सिर उस स्रोत की ओर घुमाया और उसकी निगाहें प्रशिक्षण मैदान के सामने खड़े प्रशिक्षक पर टिक गईं। एक लंबा, दुबला पतला आदमी जिसकी निगाहें तीखी थी और मुस्कान किसी शिकारी जैसी थी। उसका हावभाव सहज, लगभग आलसी था, लेकिन उसके हावभाव से खतरे का आभास होता था। वो प्रोफेसर पॉवेल थे, धारणा के मूल सिद्धांतों के प्रशिक्षक। लियो उसे देखकर ही समझ गया था कि यह ऐसा आदमी नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। अब देखते हैं कि तुम सचमुच देख पाते हो या नहीं, उसने कहा, और चुटकी बजाते ही उसने एक पतली सी धूसर धुंध को प्रकट कर दिया, जिसने पूरे प्रशिक्षण मैदान को ढक लिया। प्रोफेसर पॉवेल द्वारा उत्पन्न धूसर कोहरे ने छात्रों के आसपास के वातावरण को सूक्ष्म रूप से धुंधला कर दिया। इससे न केवल दृश्यता कम हुई, बल्कि आवाजें भी दब गईं, बाहरी व्यवधान कम हो गए और प्रशिक्षण मैदान में एक अप्राकृतिक शांति छा गई। ये घुटन भरा नहीं था, लेकिन ये दिशाहीन करने वाला था, जिससे छात्रों के लिए अपने स्थान से 15 मीटर से आगे की चीजों को देखना असंभव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी इंद्रियां अति सक्रिय हो गईं। और इसी बदले हुए वातावरण में प्रोफेसर पॉवेल उस स्थान से गायब हो गए जहां वे खड़े थे। उनकी आवाज खुली कक्षा के हर कोने से गूंज रही थी जब उन्होंने अपना पाठ शुरू किया। धुंध में भी सहजता से गूंजती हुई उनकी आवाज में उन्होंने कहा, धारणा केवल देखने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है। उनकी आवाज स्थिर और सधी हुई थी। वे केवल उपदेश नहीं दे रहे थे, वे सिखा रहे थे, और उनके हर शब्द में गहराई थी। लड़ाई में नौसिखिए सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे मान लेते हैं कि सिर्फ उनकी आंखें ही उन्हें बचा लेंगी, कि अगर वे हमला देख लें तो प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कि अगर वे अपने प्रतिद्वंदी को देखते रहें तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। पॉवेल ने व्यंग्य करते हुए कहा, जैसे ही छात्रों के चारों ओर छाया कोहरा छटने लगा। अब वो और भी घना होता जा रहा था। आप अपनी आंखों से नहीं देखते, आप अपने दिमाग से देखते हैं, पॉवेल ने कहा। उनकी आवाज अब और अधिक दृढ़ हो गई थी। आपकी आंखें महज एक उपकरण है, एक त्रुटिपूर्ण, आसानी से धोखा खाने वाला उपकरण। वे भ्रमों का शिकार हो जाती है, गति का गलत अनुमान लगाती है, लड़ाई की गर्मी में हलचल को ट्रैक करने में विफल रहती है, जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उस तरह के योद्धा बनने के लिए जैसा कि यह अकादमी आपको तैयार कर रही है।
आपको साधारण दृष्टि से कहीं अधिक की आवश्यकता है। बोध वो क्षमता है जिसके द्वारा हम सूचना को संसाधित करते हैं, पैटर्न को पहचानते हैं, अनुमान लगाने के बजाय जानते हैं। एक सच्चा हत्यारा अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार को देखता नहीं है, वो उसके हिलने से पहले ही उसके वजन में बदलाव, उसकी मांसपेशियों में तनाव को भांप लेता है। एक तलवारबाज वार करने के मौके की तलाश नहीं करता, वो युद्ध की लय को महसूस करता है और बिना झिझक के वार करने का सही समय समझ लेता है। एक तीरंदाज केवल निशाना नहीं लगाता, वो अपने लक्ष्य के हिलने से बहुत पहले ही उसके स्थान का अनुमान लगा लेता है। एक विराम धारणा का अर्थ केवल अपने आसपास की चीजों को देखना ही नहीं है, इसका अर्थ है उन्हें समझना। कोहरा और घना हो गया, जिससे दृश्यता और भी कम हो गई। छात्र तनाव में आ गए। इस कोहरे में तुम अंधे हो, तो मुझे बताओ तुम कैसे लड़ोगे? किसी ने कुछ नहीं कहा। पॉवेल हंस पड़ा। यह कोई सुखद आवाज नहीं थी। देखिए, कच्ची जानकारी तब तक अर्थहीन होती है जब तक आप उसकी व्याख्या करना नहीं जानते। उन्होंने कुछ देर रुककर अपनी बात जारी रखी। आप में से कुछ लोग इस समय घबराए हुए हैं। आपने अपनी एक इंद्रिय खो दी है और अनुकूलन करने के बजाय आप जम गए हैं। अन्य लोग अपनी आंखों पर जोर डाल रहे हैं, धुंध में से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक गलती, आप ऐसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं जो पहले से ही आपको धोखा दे रही है। तनाव और गहरा गया। देखना निष्क्रिय है, अनुभव करना सक्रिय है। इसका अर्थ है कि आंखें बंद होने पर भी यह जानना कि क्या हो रहा है। इसका अर्थ है किसी खतरे की उपस्थिति को पहचानना, न केवल इसलिए कि आपने उन्हें हिलते डुलते देखा, बल्कि इसलिए कि आपने हवा में बदलाव महसूस किया, क्योंकि आपने जमीन पर किसी के पैर की हल्की सी आहट सुनी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने आपको बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसके लहजे में कोई उपहास नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, और इसी बात ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। अंत में पॉवेल ने कहा, इसीलिए तुम कमजोर हो। जैसे ही उनके चारों ओर छाया कोहरा तेजी से छटने लगा, छात्रों के बीच बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। हालांकि जैसे ही कोहरा छटा, सभी छात्रों के लिए एक भयानक दृश्य सामने आया, जिसमें उनके पीछे एक नकाबपोश हत्यारा खड़ा था, जिसकी चाकू उनकी पीठ की ओर तनी हुई थी। उनमें से कोई भी यह समझ नहीं पाया कि हत्यारा कब उनके पीछे आ गया, या वे कब उनके बगल वाले व्यक्ति के पीछे आ गए। कक्षा के पहले दिन की तरह वे सभी सामूहिक रूप से अपने जीवन के खतरे को समझने में विफल रहे। हे भगवान, उसने हमें पकड़ लिया, उसने हम सबको पकड़ लिया। ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं पूरे समय पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन फिर भी मुझे इसका अंदाजा नहीं हुआ। क्या हम वाकई इतने कमजोर हैं? पॉवेल के प्रदर्शन ने सभी को अवाक कर दिया, जिससे छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। सु यांग, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता हुआ घूमता था, वह भी अपने पीछे मौजूद हत्यारे की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका, क्योंकि जब उसने अपनी पीठ पर खंजर की ठंडी नोक का दबाव महसूस किया तो उसके चेहरे पर गहरी शिकन फैल गई। उसे इस तरह अचानक पकड़े जाने पर गर्व नहीं था। हालांकि जब उसने मु शेन और लियो स्काईशिट दोनों को उसी भाग्य का सामना करते हुए देखा, तो उसे पहले जितना बुरा नहीं लगा। अगर आप में से कोई भी आज से पहले सोच रहा था कि आपको धारणा पर कक्षा लेने की क्या जरूरत है, अब आपको पता चल गया है कि क्यों। पॉवेल ने ताली बजाते हुए वहां मौजूद हत्यारों को विदा किया। छात्रों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास मंडरा रहे हत्यारे वास्तव में उच्च कुशल ऑपरेटिव थे, ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धा जिन्हें विशेष रूप से इस अभ्यास के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी उपस्थिति इतनी व्यापक थी कि छात्र अपने वर्तमान स्तर पर इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन उस महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में उन्हें केवल अपनी हीनता का ही एहसास हो रहा था। किसी भी उपस्थिति को महसूस न कर पाने की उनकी विफलता उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी, जिससे वे अपनी सहज प्रवृत्ति, अपने प्रशिक्षण और यहाँ तक कि अपने महत्व पर भी सवाल उठाने लगे थे। फिर भी निराश होने के बजाय इसने उनके भीतर कुछ गहरा जगा दिया, सीखने की एक तीव्र बेताब इच्छा, समझने की इच्छा, दृष्टि से परे जाकर अनुभव करने की इच्छा, जो वास्तव में प्रोफेसर का लक्ष्य था। आपके अन्य पाठ्यक्रमों के विपरीत, धारणा की मूल बातें नामक कक्षा में हम लक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। आपके पास प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 सप्ताह का समय है, जिसके बाद हम अगले लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यदि आप समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उस अवधि के लिए शेष कक्षाओं से छुट्टी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि अगर आप पीछे रह जाते हैं, तो बेहतर होगा कि आप सोने से पहले अतिरिक्त समय तक काम करें, क्योंकि मैं आपके ग्रेड काट लूंगा और आपके पिछड़ने की भरपाई का इंतजार किए बिना निर्दयता से आगे बढ़ जाऊंगा। पॉवेल ने कक्षा के प्रारूप को समझाते हुए चेतावनी दी। पहला उद्देश्य आपकी दृष्टि में मौजूद कमियों को दूर करना है। इसे प्राप्त करने के लिए हम मूलभूत धारणा कौशल 360 डिग्री दृश्य से शुरुआत करते हैं। आपकी आनुवंशिक प्रतिभा का स्तर यह निर्धारित करेगा कि आप इस कौशल का कौन सा संस्करण सीखेंगे।
ग्रैंडमास्टर स्तर की प्रतिभाओं को इस कौशल के पौराणिक संस्करण परिधीय दृष्टि को सीखने का अवसर मिलेगा। असाधारण स्तर की प्रतिभाएं और आगे बढ़कर अर्ध दिव्य स्तर पूर्ण दृष्टि तक पहुंच सकती है, जबकि हमारे कुछ भाग्यशाली सम्राट स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को परम रूप निरपेक्ष दृष्टि तक पहुंच प्राप्त होगी, एक ऐसी क्षमता जो धारणा का एक अद्वितीय क्षेत्र प्रदान करती है। अगले 4 हफ्तों के दौरान आपका काम सरल है। मध्यवर्ती स्तर तक कौशल में महारत हासिल करने पर पूरे अंक प्राप्त करें। केवल बेसिक ग्रेड प्राप्त करें और आप पास हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल से। अगर आप इसे बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं तो शुरुआत से ही आपके अंक काटे जाएंगे। ये सच्ची जागरूकता की ओर आपका पहला कदम है। आइए देखें कि आप में से कितने लोगों में वास्तव में वह क्षमता है, पॉवेल ने कहा, और अपनी उंगलियों से ताली बजाते हुए उन्होंने डिजिटल कौशल स्क्रॉल प्रकट किए जो प्रत्येक व्यक्ति की आनुवंशिक प्रतिभा के अनुसार सटीक रूप से उनके हाथों में आ गिरे। लियो और सु यान को इस कौशल का सर्वोच्च संस्करण एब्सोल्यूट विजन प्राप्त हुआ, जबकि मुशेन और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं को फुल विजन प्राप्त हुआ। हालांकि कक्षा के अधिकांश छात्रों को परिधीय दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि विशिष्ट वर्ग के भीतर भी एकत्रित छात्रों में से 70% से अधिक छात्र अभी भी सर्वोत्तम स्तर पर ग्रैंडमास्टर स्तर की प्रतिभा वाले थे। अपने कौशल के होलोग्राम प्राप्त करने के बाद प्रोफेसर पॉवेल ने छात्रों को अपने स्क्रॉल की समीक्षा करने का निर्देश दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि आगे की व्याख्या प्रदान करने से पहले वे मूलभूत अवधारणाओं को समझ लें। उनके निर्देशानुसार सभी छात्रों ने अपने अपने आवंटित होलोग्राम को सक्रिय कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत आरेख और स्पष्टीकरण उनके सामने प्रदर्शित होने लगे। प्रत्येक होलोग्राम में एक माना परिसंचरण मानचित्र होता था, जो ये दर्शाता था कि उन्हें सौंपी गई 360 डिग्री व्यू तकनीक को कैसे सक्रिय किया जाए, और यद्यपि मूलभूत अवधारणा समान थी, चाल की विशिष्ट कार्यक्षमता कौशल के स्तर के आधार पर भिन्न होती थी। कक्षा के अधिकांश छात्रों के लिए जिन्हें परिधीय दृष्टि तकनीक सौंपी गई थी, ये कौशल एक निष्क्रिय सोनार के रूप में कार्य करता था। यह उन्हें हर समय उनके ब्लाइंड स्पॉट में हलचल के बारे में सचेत करता था, लेकिन स्पष्ट छवि प्रदान नहीं करता था। यह ऐसा था मानो उनके पीछे लगातार हलचल का संकेत देने वाला एक आंतरिक रडार हो, लेकिन सटीक विवरण के बिना। उनकी सीमित इंद्रियों ने उन्हें केवल अपनी ओर आने वाली वस्तुओं और उनके अनुमानित आकार के बारे में सचेत किया, हालांकि इससे उनका सटीक आकार पता नहीं चला। परिधीय दृष्टि का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी ओर आने वाले कंकड़ और खंजर के बीच अंतर करना असंभव था। हालांकि अपने अंध क्षेत्र से अपनी ओर आने वाली वस्तुओं को महसूस करने की क्षमता होना ही एक बड़ा वरदान था। इसके विपरीत जिन छात्रों को पूर्ण दृष्टि कौशल सौंपा गया था, उन्हें अधिक उन्नत धारणा पद्धति तक पहुंच प्राप्त थी। सामान्य जागरूकता के बजाय उनकी धारणा त्रि-आयामी हो गई। वे गहराई, आकार और दूरी को महसूस कर सकते थे, जिससे वे अपने दृष्टिबाधित क्षेत्रों में मौजूद वस्तुओं की एक मानसिक छवि बना लेते थे। वे अपने ब्लाइंड स्पॉट में पेड़ के पीछे छिपे दुश्मनों को खोजने के लिए या ये सुनिश्चित करने के लिए कि सहयोगी उनके साथ आ रहे हैं, अपना सिर घुमाए बिना किसी विशिष्ट क्षेत्र पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जिससे ये केवल एक अलग सिस्टम की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत हो जाता था। हालांकि इस विधि की भी कुछ सीमाएं थीं। इस तकनीक का उपयोग करने से भी व्यक्ति अपने दृष्टिबाधित क्षेत्रों से रंगों और अन्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण नहीं कर पाता है, जिससे भ्रमों को भेदने में ये कम प्रभावी हो जाता है। हालांकि फिर भी यह महारत हासिल करने के लिए एक उत्कृष्ट तकनीक है। अंत में सबसे उच्च स्तर एब्सोल्यूट विजन पर इनमें से कोई भी प्रतिबंध नहीं था। सोनार जैसी जागरूकता या त्रि-आयामी मानचित्रण का उपयोग करने के बजाय इस कौशल के इस संस्करण ने व्यक्ति के अंध क्षेत्रों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन्नत माना हेरफेर के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने आसपास के वातावरण को सीधे तौर पर इस तरह से अनुभव कर सकता था जैसे कि उसके सिर के पीछे भी आंखें हों, जिससे वास्तविक आंखों के समान मानसिक कल्पना शक्ति प्राप्त होती थी। इस कौशल का उपयोग करते हुए मस्तिष्क ने सामान्य दृष्टि की तरह ही जानकारी को संसाधित किया, जिससे एक निर्बाध 360 डिग्री का दृश्य क्षेत्र बना, जिसमें रंग से लेकर सटीक गहराई की धारणा तक सब कुछ शामिल था। एक बार इस कौशल में महारत हासिल कर लेने के बाद इसका उपयोगकर्ता अपनी असली आंखें बंद करके भी दुनिया को देख सकता है और उसे कभी कोई फर्क महसूस नहीं होगा। इस कौशल में पूरी तरह महारत हासिल कर लेने के बाद उपयोगकर्ता के खिलाफ घात लगाकर हमला करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि गुप्त हमलों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये मानव दृष्टि की प्राकृतिक सीमाओं और धारणा कौशल की सीमा का पुनर्तः उन्मूलन था। तारांकन जैसे जैसे छात्र अपने शोधपत्रों का अध्ययन करते गए, प्रत्येक तालिका पर बने चित्रों की कठिनाई के स्तर में अंतर स्पष्ट होता गया। जिन लोगों के पास परिधीय दृष्टि थी, उनका परिसंचरण पैटर्न सरल था, बस इतना ही कि उनकी जागरूकता का विस्तार हो सके।
फुल विजन के लिए अधिक जटिल माना प्रवाह की आवश्यकता थी, जिससे त्रि-आयामी स्थानिक मानचित्रण संभव हो सके। लेकिन एब्सोल्यूट विजन की संरचना सबसे जटिल थी। उपयोगकर्ता की ऊर्जा को सटीक रूप से नियंत्रित करना पड़ता था और संवेदी अतिभार पैदा किए बिना उनके मस्तिष्क को लगातार दृश्य इनपुट प्रदान करना पड़ता था। यह महज एक तकनीक नहीं थी, यह उनके मस्तिष्क की धारणा के काम करने के तरीके का पूरी तरह से पुनर्गठन था। इसलिए जहां अधिकांश छात्र केवल बुनियादी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं लियो और सु यांग अपने सामने मौजूद सरासर बेतुके आरेख को समझने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पर लियो को अपने सामने लिखे पाठ को समझना बेहद मुश्किल लग रहा था। तारांकन लियो ने अपने स्क्रॉल पर लिखे निर्देशों को पढ़ा, जिसमें लिखा था, अपने सामने दिए गए चित्र में दिखाए अनुसार माना का संचार करें, और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने शरीर में माना का संचार करने का तरीका बिल्कुल भी याद नहीं था। यह वही प्रतिबंध था जिसका सामना उन्होंने पिछले दिन किया था जब उन्होंने अपने नए प्राप्त ध्यान मैनुअल का अभ्यास करने में घंटों बिताए थे, लेकिन बुरी तरह असफल रहे थे। चाहे वो कितना भी ध्यान केंद्रित करे, चाहे अपने शरीर को कितना भी नियंत्रित करे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो अपने भीतर प्रवाहित हो रही ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे नियंत्रित करना तो दूर की बात है। उस समय तक उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि किसी भी सार्थक प्रगति करने से पहले उन्हें माना, ऊर्जा को महसूस करने और उसके संचलन की बुनियादी बातें सीखनी होंगी। हालांकि जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, वो ये थी कि वो ऐसी स्थिति में फंस जाएगा जहां एक बुनियादी कार्य को करने में उसकी असमर्थता अगले ही दिन एक समस्या बन जाएगी। और फिर भी वो यही था। लियो की निगाहें उसके सामने प्रदर्शित आरेख की ओर झपकी। जटिल रूप से विस्तृत माना परिसंचरण चार्ट ने एब्सोल्यूट विजन तकनीक को सक्रिय करने के लिए आवश्यक सटीक प्रवाह मार्गों को रेखांकित किया। सैद्धांतिक रूप से यह अवधारणा काफी सरल थी। चैनलों का अनुसरण करें, प्रवाह को निर्देशित करें और एक निर्बाध बोध क्षेत्र बनाने के लिए आसपास की ऊर्जा के साथ जुड़ें। लेकिन लियो के लिए, अगर वो पहला कदम भी नहीं उठा सकता था, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। धिक्कार है। उसने गहरी सांस छोड़ी। उसके मुंह से निकले शब्द एक हल्की गाली जैसे थे, क्योंकि उसने अपनी स्मृति हानि को इस अनावश्यक स्थिति में फंसने का कारण बताया। हालांकि इससे पहले कि वो आत्मदया में डूब पाता, प्रोफेसर पॉवेल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उन्होंने इस तकनीक में महारत हासिल करने के बारे में अपना दृष्टिकोण समझाना शुरू कर दिया। ठीक है सब लोग, एक पल के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए, उसने कहा और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं इस पद्धति में महारत हासिल करने के अपने अनुभव को साझा करने जा रहा हूं, और हालांकि विशिष्टताएं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगी, आप सभी को इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए मोटे तौर पर 3 चरणों की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहले चरण में आप सीखेंगे कि आरेख को देखे बिना इस तकनीक को सक्रिय करने की प्रक्रिया को कैसे दोहराया जाए। ये सबसे आसान चरण है, और इसे पूरा करने के लिए आपको बस तकनीक को पूरी तरह से याद करना होगा और इसे अपनी इच्छा से करना सीखना होगा। इसका एक बार उपयोग करने से आपको 3-5 सेकंड के लिए 360 डिग्री का दृश्य मिलेगा, जो फिलहाल के लिए ठीक है। दूसरे चरण में हम सीखते हैं कि इसे हमेशा के लिए कैसे बरकरार रखा जाए। मूल रूप से आपको जो करने की आवश्यकता है वो ये है कि आप एक सांस लेने के समय के भीतर उस कौशल को सक्रिय करना सीखें, यानी अपने मस्तिष्क को उस क्रिया को इतनी तेजी से करने के लिए प्रशिक्षित करें कि यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाए। ये सबसे कठिन चरण है और आप में से कई लोगों को यहां संघर्ष करना पड़ेगा। अंतिम चरण में आप इसे अवचेतन रूप से करना सीखेंगे। इसे एक निष्क्रिय कौशल बनाएं जो हर समय सक्रिय रहे, यहां तक कि सोते समय भी। आप इसे सहजता से, बिना ये सोचे कि इसे कैसे करना है, करना शुरू कर देंगे, और तभी आप बुनियादी महारत हासिल कर लेंगे। आप सभी से मेरी यह अपेक्षा है कि आप इस कक्षा के पहले 4 हफ्तों के भीतर इस कौशल में बुनियादी महारत हासिल कर लेंगे, और अब से लेकर मूल्यांकन दिवस तक का प्रत्येक सत्र कमोबेश संदेह निवारण सत्र होगा, ताकि उन छात्रों की मदद की जा सके जिनकी प्रगति किसी विशेष भाग में रुक गई है। आप चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं या नहीं, लेकिन मूल्यांकन के दिन मैं आप सभी से उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए बुनियादी स्तर पर और पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती स्तर पर दक्षता हासिल करने की अपेक्षा करता हूं। पॉवेल ने आज के व्याख्यान का समापन करते हुए ये कहा। लियो को यह उम्मीद नहीं थी कि बेसिक्स ऑफ परसेप्शन की क्लास शुरू होने के महज 35 मिनट बाद ही उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह वहां मौजूद थे, जिससे उन्हें जल्दी दोपहर का भोजन करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। नाश्ता छूट जाने के कारण वह भूख से बेहाल था, और इसलिए बिना किसी झिझक के वह भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा। हालांकि उसने जल्दी ही महसूस किया कि वह ऐसा करने वाले कुछ ही लोगों में से एक था। अधिकांश छात्रों ने भोजन करने से पहले आराम करने के लिए अपने छात्रावास लौटने का विकल्प चुना, लेकिन लियो ने कुछ और ही चुना। दोपहर का भोजन शुरू हो चुका था, और उसका अगला व्याख्यान अभी भी 2.5 घंटे दूर था,
इसलिए उसके पास खाने और अपनी मानव संवेदन समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय था। हालांकि जैसे ही वो प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकलकर भोजन कक्ष की ओर जाने वाले पत्थर से बने रास्ते पर कदम रखा, उसके बगल में एक शांत स्त्री की आवाज फुसफुसाई। तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है ना? मैं बता सकता हूं। उन शब्दों को सुनकर लियो की रीढ़ की हड्डी में एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसकी सहज प्रवृत्ति भड़क उठी, उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि उसका हाथ स्वतःस्फूर्त रूप से उसकी बेल्ट में रखे खंजर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। उसके पास हथियार नहीं थे क्योंकि उसे पहली 2 कक्षाओं के लिए उन्हें ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे उसका दिल एक बार फिर से धड़कना भूल गया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज फिर से शांत और स्थिर थी। जैसे ही लियो ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसकी नजर बोलने वाले पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि आवाज का स्रोत एक छोटी लड़की थी, जिसकी लंबाई 5 फुट 2 इंच से अधिक नहीं थी, जो खुशी खुशी उसके बगल में चल रही थी। उसके कंधे तक लंबे गहरे भूरे बाल, बड़ी काली आंखें और एक युवा चेहरा था जो उसे लगभग गुड़िया जैसा रूप देता था। अगर उसके हाथों में एलीट क्लास स्किल स्क्रॉल न होता तो लियो उसे किसी फैकल्टी मेंबर की बच्ची समझ लेता, लेकिन उस स्क्रॉल ने उसे कुछ और ही बताया। वो महज एक छात्रा नहीं थी, वो एक सहकर्मी थी, जिसने उसी की तरह विशिष्ट वर्ग में अपना स्थान अर्जित किया था। पहली नज़र में वो जरा भी खतरनाक नहीं लग रही थी, और फिर भी अपने हानिरहित रूप के बावजूद वो चुपके से उसके पास पहुंचने और उसे चौंकाने में कामयाब रही थी। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे लियो पसंद नहीं करता था। उसके चेहरे के भाव भावहीन बने रहे, वो चुपचाप उसे देखता रहा और आगे की व्याख्या की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन लड़की उसकी चुप्पी से अप्रभावित होकर हल्की सी मुस्कुराई और फिर सहज, संयमित स्वर में अपनी बात जारी रखी। मैं मू रयान हूं, उसने कहा, उसकी काली आंखें सीधे उसकी आंखों से मिली। आपकी ही तरह मेरी भी याददाश्त चली गई है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? मुझे अकेले दूसरों के आसपास सुरक्षित महसूस नहीं होता। उसकी बातों से लियो के पेट में हल्की सी मरोड़ उठी। उसकी पहली प्रतिक्रिया तुरंत संदेह की थी। वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता था, खासकर अजनबियों पर जो उसे भली भांति जानते थे। उसे उसकी याददाश्त खोने के बारे में कैसे पता चला? उसे कैसे पता चला? यहां तक कि सू यांग और मुशेन, जो उसके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी थे, भी उसकी स्मृतिभ्रंश के बारे में नहीं जान पाए थे, लेकिन किसी तरह उसे पता चल गया था। क्या वो झूठ बोल रही थी, सोच समझकर अनुमान लगा रही थी, उसकी प्रतिक्रिया परख रही थी, या क्या उसने सचमुच वही अनुभव साझा किया था? अगली चाल पर विचार करते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मू रायन ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी बांह पकड़ ली और खुद को उसके करीब खींचते हुए उसके कदमों से कदम मिलाने लगी, मानो उसके बगल में चलना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। लियो तनाव में आ गया। मैंने तुम्हें अपने आसपास घूमने की कभी इजाजत नहीं दी थी। उसकी आवाज शांत थी, हालांकि उसके हावभाव सतर्क थे। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मू रयान की पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। तुम मना नहीं कर सकते। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आवाज में शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। तकनीकी रूप से मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूं, या छोटी बहन, भले ही तुम्हें याद ना हो, तुम भी शायद मुकुल से ही हो। लियो शांत हो गया, उसका दिमाग तुरंत हाई अलर्ट पर चला गया। अब तक 2 बार, महज कुछ ही पलों के अंतराल में, इस लड़की ने उसके बारे में मनगढ़ंत बातें बता दी थीं। वे विवरण जिन्हें उसने खुद से भी मुश्किल से स्वीकार किया था। मू कबीले से उसके संदिग्ध संबंधों को उसने अपने तक ही सीमित रखा था, एक ऐसी बात जिसके बारे में वो खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। फिर भी उसने इस बारे में इतनी सहजता से बात की, मानो यह एक सर्वमान्य तथ्य हो, जिससे उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। इस समय उसे लगा कि उसके पास उसे अपने करीब रहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नहीं कि उसे उस पर भरोसा था, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो शायद वो कभी यह पता नहीं लगा पाएगा कि उसने उसमें वास्तव में क्या देखा था। अनजाने में उसने कौन से सूक्ष्म संकेत प्रकट किए थे, जिन्होंने उसके अतीत का खुलासा कर दिया था। तुम्हें कैसे पता कि मैं मू कबीले से हूं? लियो ने पूछा, जबकि मू रयान जवाब देने के बजाय चुपचाप उसके बगल में एक गाना गुनगुना रहा था। कुछ देर तक उसने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही भोजन कक्ष करीब आया, आखिरकार वो बोलने के लिए मुड़ी। जब हम अपनी प्लेटें भर लेंगे और दोपहर के भोजन के लिए बैठ जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर देती हूं, तो आपको अब से मुझे अपने साथ घूमने फिरने की अनुमति देनी होगी। मू रयान ने मांग रखी, जिस पर लियो ने सावधानीपूर्वक उसकी मांग मान ली। तारानकन, लियो और म्यू रयान ने बैठने के लिए एक खाली कोने वाली मेज चुनी, और वे एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठकर खाना खाने लगे। कुछ देर तक उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की और केवल अपनी थाली में रखे भोजन पर ध्यान केंद्रित किया,
जब तक कि अंततः मू रयान ने अपनी व्याख्या शुरू नहीं कर दी। मैंने तुम्हारी पहचान कैसे पता लगाई? यह कोई आक्षेप साइंस नहीं है, सच कहूं तो ये बहुत ही सरल है, उसने शर्माते हुए लियो की आंखों में देखते हुए कहना शुरू किया। तुम्हारी ही तरह मुझे भी अपनी यादें खोकर यहाँ भेजा गया है, लेकिन तुम्हारे विपरीत मैंने अपना असली नाम बरकरार रखा है, मू रयान ने अपने भोजन का एक निवाला निगलते हुए कहा। यहाँ पहुंचने के बाद मैं भी इस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी को लेकर तनाव में था। मेरे आसपास हो रही उन बातचीत को समझने का तरीका जो शायद मुझे समझ में न आ रही हो, और इसी वजह से मैं अकादमी की लाइब्रेरी तक पहुंची, लेकिन जाहिर तौर पर मैं वहां आपके पहुंचने के एक दिन बाद पहुंची, मू रयान ने मासूम सी मुस्कान देते हुए कहा। वहां की लाइब्रेरियन ने मुझे वही किताब पढ़ने की सलाह दी जो आपने एक दिन पहले पढ़ी थी, और मुझे बताया कि एक छात्र ठीक एक दिन पहले मेरे जैसी ही समस्या लेकर वहां आया था। तो मुझे तुम्हारी याददाश्त खोने के बारे में यहीं से पता चला, मू रयान ने स्पष्ट किया, और लियो को अचानक समझ आ गया कि वो कहाँ भूल गया था। हालांकि कई छोटे कबीले अपने वंशजों की स्मृति को मिटा देते हैं ताकि वे मू कबीले के वंशज के रूप में पहचाने जा सकें, लेकिन उनमें से किसी के पास भी आमतौर पर आपके जैसी प्रतिभा नहीं होती है। सम्राट स्तर की प्रतिभाओं का आमतौर पर देवताओं से सीधा रक्त संबंध होता है, और देवताओं से संबंध रखने वाला एकमात्र प्रमुख कबीला जो अपने वंशजों की याददाश्त मिटा देता है वो मू कबीला है। तो मैंने भी इसी बारे में एक अनुमान लगाया, मू रयान ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। मैं यहाँ अकेले ही कष्ट सह रही हूँ बड़े भाई, मुझे कक्षा में अपने आसपास के पुरुषों की निगाहें पसंद नहीं है। वे मुझे एक कमजोर गुड़िया की तरह देखते हैं, जबकि मुझमें असाधारण प्रतिभा है और मुझे अपनी क्षमताओं की कोई याद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपके आसपास रहना चाहिए, वरना मैं बहुत ज्यादा उत्पीड़न का शिकार हो जाऊंगी। आज ही पहली और दूसरी कक्षा के बीच उन्होंने उस छात्र को धमकाया जिसने सुबह के प्रशिक्षण के दौरान पहली कक्षा छोड़ दी थी। मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि उसे गंदा कहने के लिए उसका चेहरा शौचालय में डुबो दिया गया था, और मैं नहीं चाहता कि अगला व्यक्ति मैं ही हूं जिसके साथ ऐसा बर्ताव हो। फिलहाल तुम और मुशेन के बीच तुम कक्षा में सबसे ज्यादा खौफनाक छात्र हो, इसलिए मैंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए तुम्हारे आसपास रहने का फैसला किया है, मू रयान ने बेशर्मी से स्पष्ट किया, जिसे देखकर लियो ने अविश्वास में अपना चेहरा थप्पड़ मार लिया। हालांकि वो मू रयान की निर्दोषता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन फिलहाल कम से कम वो उसे हानिरहित मानता था। म्यू रयान के स्पष्टीकरण ने लियो को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, खासकर अपनी स्मृति हानि के संबंध में। पुस्तकालयाध्यक्ष ने उसे कुछ दिन पहले बताया था कि हर साल 2-3 छात्र स्मृति हानि की समस्या के साथ अकादमी में आते हैं, जिसका अर्थ है कि यह एक आम घटना होनी चाहिए। और सू यांग, मू रयान और खुद उस दुबले पतले बच्चे की पिटाई के अलावा इस साल 3 ऐसे छात्र भी थे जो स्मृति हानि से पीड़ित थे। लियो की समझ में अगर यह हर साल इतनी आम घटना होती तो उसकी याददाश्त खोने के बारे में जानकारी लीक हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जोखिम न लेते हुए वो फिलहाल इस रहस्य को यथासंभव गुप्त रखना चाहता था। मैं समझ गया, लियो ने भारी स्वर में उत्तर दिया। उसने एक निवाला खाना निगला, फिर एक स्टेमिना रीजनरेशन पोशन खोला और एक घूंट पिया। अगर हम सब मू कबीले से हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुशेन को अपनी याददाश्त बरकरार रखते हुए अकादमी में आने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि आपको अपना नाम बरकरार रखने की अनुमति दी गई और मुझे एक नकली नाम दिया गया? लियो ने मू रयान से और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पूछा, क्योंकि वो दुनिया के बारे में उसके दृष्टिकोण को समझना चाहता था। सच कहूं तो बड़े भाई, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मू कबीले के बारे में मेरी सीमित जानकारी के अनुसार कबीले के प्रतिभाशाली सदस्यों का पालन पोषण जन्म देने वाले माता पिता द्वारा नहीं बल्कि बुजुर्गों की परिषद द्वारा तय किया जाता है। मू रयान ने लियो को इस विषय को जोश के साथ समझाते हुए कहना शुरू किया। वे कहते हैं कि जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग बैठकर उसके विकास के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय करते हैं, और बच्चे के व्यक्तित्व और अन्य कारकों के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसे दुनिया से कैसे परिचित कराया जाए। मू रयान ने लियो को एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा, यदि वे अनुशासित हैं और उनका व्यक्तित्व राजसी और कबीले के नाम के अनुरूप माना जाता है तो उनकी स्मृतियों को मिटाया नहीं जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि भाई मू शेन उस मानदंड पर खरा उतरता है। वो अपने आप में ही रहता है, दूसरों को धमकाने में हिस्सा नहीं लेता और एक महान प्रतिभा का धनी है। निश्चित रूप से कुल का नाम धारण करने के योग्य है, मू रयान ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए समझाया। इसके विपरीत, भले ही मुझे अपनी यादें नहीं हैं, लेकिन मुझे ये बात पक्के तौर पर पता है कि मैं एक समस्याग्रस्त बच्चा हूं। मेरा व्यक्तित्व विलक्षण है और मेरी भावनाओं का दायरा बहुत व्यापक है। मैं कुछ ही पलों में बहुत दुखी से बहुत खुश हो सकता हूं, इसलिए अगर मैं बाहरी दुनिया में इस तरह का व्यवहार करूं तो ये कबीले के लिए शायद अच्छा नहीं होगा।
मेरा मानना है कि उन्होंने सोचा होगा कि मुझे एक नई शुरुआत की जरूरत है ताकि मैं अपनी कुछ कमियों पर काम कर सकूं। शायद इसीलिए मैं अपनी कमजोरियों की एक सूची के साथ उठी जिन पर मुझे काम करने की जरूरत है। मो रयान ने खुशी से अपने माथे की ओर इशारा करते हुए कहा। अंततः मुझे लगता है कि तुम इस समूह में सबसे बुरे हो। आपका व्यक्तित्व इतना भ्रष्ट है कि बड़े बुजुर्ग आपसे नफरत करते हैं और आपकी प्रतिभा इतनी अद्भुत है कि वे आपको नकार नहीं सकते। इसलिए उन्होंने आपको आपकी यादों और आपके असली नाम के बिना ही दुनिया में भेज दिया है। यदि आप एक कुशल योद्धा साबित होते हैं और कबीले का सम्मान बढ़ाते हैं तो वे संभवतः आपको कबीले में वापस स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर तुम गलती से अपाहिज हो जाओ या मर जाओ या अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन न कर पाओ तो वे शायद तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि वे तुम्हारे जैसे समस्याग्रस्त बच्चों को अपने कबीले में नहीं रखना चाहते। मो रयान ने लियो को दोस्ताना अंदाज में अंगूठा दिखाते हुए कहा। हालांकि लियो को यह स्पष्टीकरण बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं लगा। तो अगर मैं अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया तो कुल मुझे निश्चित रूप से त्याग देगा और मुझे बाकी जीवन अकेले बिताने के लिए मजबूर कर देगा। क्या आप यही कहना चाहते हैं? लियो ने पूछा, जिस पर माय रयान ने जोर से सिर हिलाया। अगर तुम अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करोगे तो कुल तुम्हें त्याग देगा। हाँ, और मैं अपने भाई मु शेन की जागों को गले लगाने जाऊंगी क्योंकि मैं एक हारे हुए व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहती। तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी, मु रयान ने कहा, और लियो को उसकी बातों पर गुस्से से अपनी बाईं आंख फड़कती हुई महसूस हुई। उसने तो कभी स्वेच्छा से उसकी संगति स्वीकार ही नहीं की थी, फिर भी वो उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वह उसे छोड़ देगी। ये तो बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर है, लियो ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अपना ध्यान वापस अपने खाने पर केंद्रित कर लिया। तारांकन 2 घंटे बाद, व्याख्यान कक्ष A2। लियो अगली कक्षा में व्याख्यान शुरू होने के निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट पहले पहुंच गया। उसने बैठने के लिए तीसरी पंक्ति में एक खाली सीट चुनी ताकि वो कक्षा के बिल्कुल आगे न दिखे, लेकिन पीछे बैठने वाले छात्रों के साथ भी न मिले। यह उसके लिए गुमनाम रूप से अध्ययन करने का एक आदर्श अवसर था, क्योंकि वह आगामी कक्षा सामान्य जादू सिद्धांत के लिए काफी उत्साहित था, जो पूरी तरह से एक सैद्धांतिक विषय था। उनके बगल में मु रयान बैठी थी, जो उनके विपरीत बिल्कुल भी स्थिर नहीं बैठ सकती थी। उसे लगातार कुछ न कुछ करते रहना पड़ता था, चाहे वो अपनी कुर्सी की ऊंचाई बढ़ाना हो, अपने नोट्स लेने का सामान व्यवस्थित करना हो, या फिर समय बिताने के लिए मजे के लिए गोल गोल घूमना हो। एक तरह से लियो को उसके बचकाने व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह इसे नजरअंदाज करने में सक्षम था। हालांकि दूसरी ओर उसे उस महिला के लिए चिंता हो रही थी, क्योंकि वो ऐसी किसी भी परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था जहां इतनी बेचैन व्यक्ति एक अच्छी हत्यारी साबित हो सके, जबकि हत्या मुख्य रूप से एक गुप्त रूप से संबंधित पेशा है। इतनी जल्दी, स्काईशुड, कहीं तुममें वो बेवकूफी वाला जीन तो नहीं है? एक पुरुष की आवाज ने उसका मजाक उड़ाया। तभी लियो ने मुड़कर देखा तो सु यान कमरे में दाखिल हो रही थी। उसके विपरीत वो सीधे कक्षा की आखिरी पंक्ति में चला गया, जहां वो इस तरह झुककर बैठ गया कि उसका सिर मुश्किल से मेज से ऊपर रह गया। सैद्धांतिक कक्षाएं मुझे उबाऊ लगती हैं, मैं अपना उत्साह युद्ध के मैदान के लिए बचाकर रखता हूं, उसने जोर से घोषणा की, हालांकि कोई भी विशेष रूप से उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लगता है वो बस एक सनकी है, लियो ने सोचा, और उसे नजरअंदाज करते हुए धैर्यपूर्वक कक्षा शुरू होने का इंतजार किया। तारांकन कुछ देर बाद कक्षा पूरी तरह से भर गई, क्योंकि प्रोफेसर डेविड अपने व्यक्तित्व में एक अधिकारपूर्ण भाव लिए कमरे में दाखिल हुए। यह विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसरों में एक समान विशेषता प्रतीत होती थी, क्योंकि वे सभी शक्ति और अधिकार की आभा बिखेरते हुए प्रतीत होते थे। अंदर आने के बाद उसने अपनी घड़ी पर एक सरसरी नजर डाली और ठीक 2:30 बजे उसने चाक का एक टुकड़ा तोड़ा और अपने पीछे लगे ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। नल नल चीख नल माना क्या है, उन्होंने मुड़ने से पहले लिखा, और जैसे ही वे बोलने वाले थे, एक छात्र दौड़ता हुआ कक्षा में आ गया। धमाका! प्रोफेसर डेविड ने अपनी कलाई को लापरवाही से झटकते हुए देर से आने वाले बच्चे को उतनी ही तेजी से फेंक दिया जितनी तेजी से वह आया था, और बेचारा छात्र गलियारे की रेलिंग से टकराते हुए कठोर फर्श पर फिसल गया। तुम देर से आए हो, इसलिए तुम्हारा मेरी कक्षा में स्वागत नहीं है। फिर कभी बिना अनुमति के अंदर आने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, डेविड ने ठंडी, निर्मम आवाज में कहा, और देर से अंदर आने की हिम्मत करने वाला बेचारा छात्र डर के मारे प्रोफेसर की नजरों से दूर भाग गया। अब उसके सामने रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये प्रोफेसर सख्त है, लियो और कक्षा में लगभग हर किसी ने यही सोचा, और वे स्वतः ही अपनी कमर सीधी करके खड़े हो गए और पूर्ण अनुशासन बनाए रखा। कोई भी प्रोफेसर के गुस्से का निशाना नहीं बनना चाहता था, इसलिए सभी ने उन्हें डराने से बचने की पूरी कोशिश की। प्रोफेसर डेविड को यह माहौल पसंद आया, क्योंकि उन्होंने एक संक्षिप्त सहमति के साथ अपनी कक्षा शुरू की।
सभी को नमस्कार, मैं डेविड मेनेंगेस हूँ और मैं जादू के सिद्धांत की कक्षा का आपका प्रोफेसर हूँ। साथ ही साथ सभी प्रथम वर्ष के छात्रों का मुख्य पर्यवेक्षक भी हूँ। मुझे अपनी सभी कक्षाओं में 100% उपस्थिति की उम्मीद है और मैं आपसे कक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंचने की उम्मीद करता हूं। उन्होंने एक गहरी, विचित्र आवाज में कहा और दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे देर से आने वालों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है, इसलिए यदि आप मेरे बाद यहां आए हैं तो बेहतर होगा कि आप चलते रहें और मेरी कक्षा में प्रवेश करने का प्रयास न करें। वैसे तो बहुत समय बर्बाद हो चुका है, चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, डेविड ने कहा और दरवाजे की तरफ से मुड़कर ब्लैकबोर्ड की तरफ देखने लगा। जादू का सिद्धांत इस बात का मूल आधार है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे काम करता है। मंत्र कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान की नियमावली कैसे बनाई जाती है, जटिल माना मशीनरी कैसे बनाई जाती है, कीमियागरी, लोहारगिरी, आप जो भी नाम लें, मैं आपको उसमें जादू के सिद्धांत का अनुप्रयोग दिखा सकता हूँ। यह आधुनिक दुनिया के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है और इसलिए इसकी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, डेविड ने समझाया और लियो तुरंत ही उनकी शिक्षाओं में तल्लीन हो गया। अपनी स्मृति खो देने के बाद लियो की सीखने की जिज्ञासा इन दिनों और भी बढ़ गई, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक खाली स्पंज हो जो अपने आसपास मौजूद हर चीज को सोख लेना चाहता हो। तो फिर जादू के सिद्धांत का आधार माना है, इसलिए हम बोर्ड पर लिखे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। माना क्या है? डेविड ने कक्षा की ओर मुड़ते हुए कहा और भीड़ पर नजर दौड़ाते हुए तीसरी पंक्ति में शांति से बैठे लियो पर जा पड़ी। स्काईशेड, उठो, मुझे बताओ कि माना क्या है, डेविड ने आदेश दिया। और एक पल के लिए लियो को यह समझ नहीं आया कि प्रोफेसर उसका नाम और चेहरा पहले से ही कैसे जानते हैं। खड़े होकर लियो ने उसे असमंजस में देखा, क्योंकि अपनी यादों के बिना उसके पास उचित प्रतिक्रिया देने के लिए कोई सही संदर्भ नहीं था। यही कारण था कि वो केवल शर्मिंदा होकर माफी मांग सका। माफ कीजिए प्रोफेसर, मुझे इस विषय का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं यह नहीं समझा सकता कि माना क्या है, लियो ने जवाब दिया। उसके गाल हल्के लाल हो गए, क्योंकि उसने अपनी कमियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। भीड़ की प्रतिक्रिया धीमी थी, कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे उदासीनता से देखा, हालांकि किसी को भी यह कोई खास बड़ी बात नहीं लगी। हालांकि प्रोफेसर द्वारा लियो को अपमानित करना शुरू करने के बाद ये सब बदल गया। तुम्हें माना का मतलब नहीं पता? तुम एक योद्धा हो जिसने इस अकादमी में दाखिला लेने के लिए क्रूर हत्यारे प्रवेश परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है, लेकिन तुम्हें माना का मतलब नहीं पता? तुम तो वाकई बहुत भाग्यशाली हो कि इतने मंदबुद्धि दिमाग के साथ यहां तक पहुंच गए हो, डेविड ने उपहास करते हुए कहा, और तभी कक्षा में हल्की हंसी गूंज उठी। इस तरह के व्यक्तिगत हमलों की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि डेविड की आंखों में दिख रही पागलपन भरी नजरों से यह स्पष्ट था कि लियो के खिलाफ उसके मन में प्रतिशोध की भावना थी जिसे वो पहले दिन से ही छोड़ने को तैयार नहीं था। लगता है बुद्धि जीन के जरिए नहीं मिलती, इसके लिए वास्तव में पढ़ाई करनी पड़ती है। शायद यही कारण है कि हमारे समय के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक कभी भी 6 महान कुलों से नहीं होते, डेविड ने कहा और अपनी आंखें घुमाकर उन सभी छात्रों को देखा जो महान कुलों से संबंधित थे और उन्हें चुनौती भरे अंदाज में घूर रहा था। खैर, यह एक उन्नत कक्षा है, श्रीमान स्काईशेड, हम यहाँ बच्चों को लाड़ प्यार नहीं करते। यदि आप नहीं जानते कि माना क्या है, तो मेरा सुझाव है कि आप पुस्तकालय जाएं और मेरी कक्षाओं में आने से पहले अपने ज्ञान का आधार बढ़ाएं। तब तक चले जाओ, डेविड ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि लियो उसे असमंजस भरी निगाहों से देखता रहा। उन्हें आज प्रोफेसर से इस तरह की शत्रुता की उम्मीद नहीं थी और न ही उन्हें इसके पीछे का कारण समझ में आया। यह एक शिक्षण संस्थान होना चाहिए था और उन्होंने हमेशा सम्मानजनक व्यवहार ही किया था। उसे कक्षा से बाहर निकालने का कोई कारण नहीं था, फिर भी प्रोफेसर उसे बाहर निकालने पर तुले हुए थे। क्या तुम बहरे हो स्काईशेड, या फिर इतने बेवकूफ हो कि तुम सरल निर्देशों को भी तुरंत नहीं समझ सकते? मैंने कहा, बाहर निकलो, डेविड ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए दोहराया और इस बार लियो हिलने लगा। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश की। बाहर जाने से पहले उसने प्रोफेसर को गुस्से भरी नजरों से नहीं देखा। नहीं, उसने उसे ये दिखाने की संतुष्टि नहीं दी कि वह उसे उत्तेजित करने में कामयाब रहा, बल्कि वह अपना सिर झुकाकर बाहर चला गया, जबकि उसके कुछ सहपाठी उसके जाते हुए रूप पर हंस रहे थे। बाहर निकलते ही लियो ने अपने दांत पीसे और गलियारे की दीवार पर अपना पैर पटका, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उससे गलती कहाँ हुई। हालांकि आत्मचिंतन करने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। ये स्पष्ट था कि प्रोफेसर ही उसके प्रति पक्षपाती थे। हालांकि लियो को याद तक नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया था जिससे प्रोफेसर जरा भी नाराज हो गए हों। तारांकन लियो को कक्षा से बाहर निकालने के बाद डेविड ने तुरंत सु यान की ओर ध्यान दिया और उससे भी वही प्रश्न पूछा।
आखिरी बेंच पर आलस से झुकी हुई मुद्रा से उठते हुए सु यांग ने उदासीन निगाहों से डेविड को देखा और आधे अधूरे मन से एक जवाब गढ़ने लगा। माना वो शक्ति है जो जादू को शक्ति प्रदान करती है। ये ब्रह्मांड में इंद्रधनुषी धारा के माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है, जिसे ऊर्जा की एक लहर के रूप में देखा जा सकता है जो अनगिनत ग्रहों और आकाशगंगाओं को कवर करती है। इस इंद्रधनुषी धारा में जन्म लेने वाले प्राणियों ने माना शक्ति का उपयोग करना और उससे जादू करना सीख लिया है। यही योद्धा बनने का मूल आधार है, उन्होंने कहा। हालांकि यह उत्तर गलत नहीं था, लेकिन यह एकदम सही भी नहीं था। हालांकि मानो उसके जवाब से बिल्कुल भी प्रभावित न होकर डेविड निराशा में अपना सिर हिलाने लगा, क्योंकि उसने सु यांग को फटकार लगाने का अवसर पा लिया था। वाह, हमारी कक्षा में एक और मानसिक रूप से मंद छात्र है। लगता है इस साल हम 2 में से 2 पर ही सफल हो रहे हैं, डेविड ने कहा और जानबूझकर सु यांग को अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं ये सवाल 4 साल के बच्चे से भी पूछ सकता था और शायद मुझे वही जवाब मिलता, श्री यांग। इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या 4 साल की उम्र के बाद से आपके मस्तिष्क का विकास रुक गया है? शायद बचपन में तुम सिर के बल गिर गए थे, डेविड ने कहा और उसकी इस बात पर पूरी कक्षा हंसने लगी। हालांकि लियो ने अपमान को चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन सु यांग ऐसा करने वाली नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर की आंखों में चुनौती भरे लहजे में देखा, जिससे प्रोफेसर और भी ज्यादा चिढ़ गए। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह मजेदार लगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी खुद पर हंसता, डेविड ने कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ी झुंझलाहट थी, क्योंकि सु यांग के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। काश आप मेरी जगह होते, प्रोफेसर साहब, काश आप मेरी जगह होते। लेकिन तुम नहीं हो। तुम जन्म से ही निम्न हो और तुम कभी भी श्रेष्ठ स्तर के योद्धा नहीं बन पाओगे। सम्राट बनना तो दूर की बात है। और नहीं आपके बच्चे ऐसा करेंगे, क्योंकि उनमें आपका ही घिनौना खून है। आज आप मुझे जितना चाहें उतना ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अपमान करते समय संयम बरतें। मैं स्काईशर्ट जितना सहनशील नहीं हूं, और हो सकता है कि मैं 10 साल बाद वापस आकर आज तुमने जो एक मूर्खतापूर्ण मजाक किया है, उसके लिए तुम्हें और तुम्हारे वंश को खत्म कर दूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आज तुम्हारी तुलना में और भी खुलकर मुस्कुराता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मेरा समय शायद मेरी कल्पना से कहीं अधिक सीमित है। सु यांग ने धमकी दी और इस घोर अपमान को देखकर डेविड की निगाहें गुस्से से लाल हो गईं। सु यांग ने आज अपने अपमान से डेविड की नस पर चोट पहुंचाई, एक ऐसी नस पर जिसने उसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया, और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बाहर निकलो, बाहर निकलो, वो चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि सु यांग बेखौफ होकर उसके सामने से चली गई। उस क्षण डेविड को अपने शरीर में मौजूद सारी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को एक छात्र पर हाथ उठाने से रोकना पड़ा, क्योंकि अगर यह अकादमी का मैदान न होता तो वह आज सु यांग को वहीं मार डालता जहां वह खड़ा था। सु यांग को कक्षा से बाहर अपने पीछे आते देख लियो आश्चर्यचकित रह गया। वो जाने ही वाला था कि तभी कक्षा में एक बार फिर हंसी की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद अचानक सन्नाटा छा गया, जब तक कि प्रोफेसर की गुस्से भरी चीख एक बार फिर गूंज नहीं उठी। चले जाओ। इस बार सु यांग बाहर निकली। सु यांग ने क्या गलती की थी, इसका अंदाजा न होने पर लियो ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। कुछ क्षणों के लिए सु यांग ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा, लेकिन फिर मानो अचानक से उसकी हमेशा वाली संतुष्ट मुस्कान लौट आई और वो जोर से हंस पड़ा। स्काईशेड, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगा था कि सिर्फ तुम ही हो जिससे उसे दुश्मनी है? सु यांग ने पूछा। उसके शब्दों ने लियो को पूरी तरह से हैरान कर दिया। प्रतिशोध, बेशक, ये बदले की भावना है, सु यांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। हम डेविड के पढ़ाए हुए पहले बैच नहीं है, और हर साल बिना किसी चूक के वो कक्षा के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को निशाना बनाता है, उन्हें रोजाना अपमानित करता है ताकि कम प्रतिभाशाली छात्रों को लगे कि दुनिया निष्पक्ष और समान है। सु यांग की बात सुनकर लियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके लहजे में मनोरंजन का भाव था। सीनियर ब्रदर डू लियांग ने मुझे पहले ही उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहार के बारे में चेतावनी दी थी, इसलिए मैं आज उनके द्वारा उकसाए जाने की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार होकर आया था। और उस बेवकूफ ने मुझे छेड़ा, तो स्वाभाविक रूप से मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी, सु यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बात कुछ ऐसी थी, लियो ने धीरे से कहा। उसे सच्चाई का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे बिना कुछ किए ही क्यों निकाल दिया गया, लेकिन असल में उसे प्रतिभा से नफरत है। सु यांग ने कंधे उचका दिए, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। जिनके पास प्रतिभा नहीं होती वे प्रतिभावान लोगों से नफरत करते हैं। स्काईशेड, ब्रह्मांड इसी तरह चलता है। आम लोग 6 महान कुलों से घृणा करते हैं क्योंकि हम केवल आपस में ही विवाह करते हैं, जिससे हमारी वंश परंपरा शुद्ध बनी रहती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन कुलों के सदस्यों का क्या होता है जो महान कुलों के बाहर प्रेम से विवाह करते हैं? किसी जवाब का इंतजार किए बिना सु यांग ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। उन्हें भारी सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। वे सांस्कृतिक मतभेदों से जूझते हैं। आम लोग उन्हें अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे उनकी परिष्कृत परवरिश को स्वीकार नहीं कर पाते और उनका जीवन झगड़ों और पछतावे के एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है। उनके बच्चे जन्म से ही कमजोर होते हैं, उन्हें कुल का समर्थन नहीं मिलता और उन्हें कुलीन उत्तराधिकारी के समान प्रशिक्षण या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। अंततः जो लोग प्रेम के लिए विवाह करते हैं वे या तो अपने साथी को छोड़कर कबीले में लौट जाते हैं या फिर कड़वाहट और निराशा के साथ मर जाते हैं। सु यांग ने अपनी बाहें मोड़ ली और उसकी आवाज में एक निर्णायक भाव आ गया। कुलीन और आम लोगों की दुनिया तेल और पानी की तरह है, स्काईशिड। हम एक ही अकादमी में मौजूद हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ही बर्तन में तेल और पानी होते हैं, लेकिन हम कभी आपस में मिल नहीं सकते। तेल हमेशा पानी के ऊपर उठेगा। फिर भी कुछ लोग ब्रह्मांड के इस मूलभूत सत्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। उसकी निगाहें तेज हो गईं, उसके शब्दों में एक स्पष्ट तीक्ष्णता झलक रही थी। तुम और मैं, हम तेल हैं, लेकिन स्काईशिड, तुम्हारे विपरीत, मैं अपनी विरासत पर गर्व करता हूं। मेरे दादाजी सुपरिवार के मुखिया हैं और उनका खून मेरी रगों में दौड़ता है, इसलिए मैं किसी घटिया शिक्षक को कक्षा में मेरा अपमान करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। उनकी बातों ने लियो को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस कक्षा से पहले लियो को शिक्षकों के मन में छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह होने की उम्मीद नहीं थी, हालांकि शायद वो बहुत भोला था। ठीक उसी तरह जैसे कुछ प्रशिक्षक लियो और सु यान की प्रतिभा से प्रभावित होकर कक्षा में उनका पक्ष लेने लगते थे। पब फ्यूचर विज्ञापन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसी वजह से उन्हें नापसंद करेंगे। इस ब्रह्मांड में हर तरह के लोग मौजूद हैं और उनमें से किसी के भी खिलाफ सतर्कता कम करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है। चलो स्काईशिड, प्रैक्टिकल कॉम्बैट एरिना की ओर चलते हैं। ये हम दोनों के लिए बिना किसी की नजरों के एक दूसरे से मुकाबला करने का अच्छा मौका है, सु यांग ने आग्रह किया, जबकि लियो ने अपनी भौहें उठाकर सु यांग की ओर देखा। गहरे स्तर पर उसे आज सु यांग के साथ मुकाबला करने में कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह इसके लिए उत्साहित भी महसूस कर रहा था। हालांकि माना को प्रसारित करना या अपने कौशल का उपयोग करना न जानने के कारण वो लड़ाई में उतरने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह उस लड़ाई में जीत नहीं सकता। क्या तुम मुझसे लड़ने से डरते हो? सु यांग ने लियो की झिझक को भांपते हुए पूछा। हालांकि लियो ने जवाब में केवल अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे डर नहीं है, चलो चलते हैं, उसने कहा। तभी सु यांग ने उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। अब यही तो मैं अपने प्रतिद्वंदी से उम्मीद करता था। हा, ये मुकाबला तो यादगार होने वाला है, सु यांग ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों दौड़ते हुए अभ्यास युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। तारांकन लियो भोला नहीं था, उन्होंने क्षणिक भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया, और हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने सु यांग के साथ मुकाबला करने के लिए अचानक ही सहमति दे दी थी, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर थी। अकादमी में कदम रखते ही लियो को पता चल गया था कि देर सवेर उसे अन्य छात्रों के साथ मुकाबला करना ही होगा, जिनमें से कई शायद उसे आसानी से हरा सकते थे। उस नियति से बचने के लिए उसे सबसे पहले ये समझना होगा कि वह वर्ग पदानुक्रम में कहाँ खड़ा है और अपनी ताकत का आकलन करना होगा। सुबह के शारीरिक प्रशिक्षण सत्र के बाद लियो को सचमुच जिज्ञासा हुई। उसके शरीर में असाधारण सहनशक्ति थी, फिर भी उसे याद नहीं था कि उसने कभी इसका प्रशिक्षण लिया हो। ज्ञान की उस कमी के बावजूद परिणाम स्वयं ही सब कुछ बयां कर रहे थे। उनका शारीरिक गठन एक औसत मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ था। पब फ्यूचर विज्ञापन आज सुबह ही उन्होंने बिना रुके 40 किलोमीटर से अधिक की दौड़ लगाई, ऐसी गति बनाए रखी जो पेशेवर मैराथन धावकों के लिए भी असंभव होगी। अतः ये स्पष्ट था कि उनकी शारीरिक क्षमताएं मानव प्रदर्शन की चरम सीमा से कहीं अधिक थीं, और इसीलिए वो सु यांग के साथ मुकाबला करने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि वो ये जानने के लिए बेताब था कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जैसे ही दोनों ने प्रैक्टिकल कॉम्बैट फैसिलिटी में कदम रखा, उनका स्वागत वहां के प्रशिक्षक मेजर हैन ने किया, जो उनके जल्दी पहुंचने से थोड़े हैरान लग रहे थे। तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? क्लास तो अभी 1.5 घंटे बाद शुरू होगी, मेजर ने दोनों छात्रों के बीच अपनी निगाहें घुमाते हुए कहा। सु यांग जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, उसकी सामान्य अकड़ में सम्मान का भाव झलक रहा था। मेजर, मैं लियो स्काईशिड हूँ और मैं सु यांग हूँ। हम दोनों मोनार्क स्तर की प्रतिभाएं हैं, और आज सुबह हमें प्रोफेसर डेविड की कक्षा से विनम्रतापूर्वक छुट्टी दे दी गई थी। चूंकि हमारे पास कुछ खाली समय है, इसलिए हम थोड़ा अभ्यास करना और अपनी मांसपेशियों को थोड़ा आराम देना चाहेंगे। यदि आप इस मुकाबले में अंपायरिंग कर सके तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। लियो ने अपनी भौहें ऊपर उठाई।
अपनी सामान्य उद्दंडता के विपरीत सु यान के लहजे में अप्रत्याशित रूप से शालीनता थी। उन्होंने मेजर से सच्चे सम्मान के साथ बात की, जिस पर सबका ध्यान गया। मेजर हैन ने कुछ देर तक उनका अवलोकन किया, फिर नाक से सांस छोड़ते हुए अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अरे छोड़ो भी, क्यों नहीं, ये देखने लायक एक दिलचस्प मुकाबला होगा। उसने अपनी बाहें मोड़ी और उन्हें दृढ़ निगाहों से देखा। तैयार हो जाओ, और याद रखना, जटिल अंगों, आंखों या कमर को निशाना मत बनाना, जब तक कि आप यह न चाहें कि मैं खुद आप दोनों की जमकर पिटाई करूं। सु यांग ने कृतज्ञतापूर्वक थोड़ा झुककर अभिवादन किया। धन्यवाद मेजर। बिना समय बर्बाद किए वह मुड़ा और कोने में रखे हथियारों के रैक की ओर दौड़ पड़ा। उसका उत्साह स्पष्ट था। लियो ने भी ऐसा ही किया। उसकी उंगलियां चयन पर सरसरी नजर डालती रहीं जब तक कि उसे एक ऐसा खंजर नहीं मिल गया जो उसकी पकड़ में सहज महसूस हो। रोडोवा सैन्य अकादमी, व्यवहारिक युद्ध मैदान। अकादमी के निर्देशों के अनुसार दोनों प्रतियोगी सुरक्षात्मक गियर पहने हुए स्पैरिंग रिंग के विपरीत छोर पर खड़े थे। लियो ने अपने शरीर पर बंधे आर्म पैड, नी गार्ड और हल्के बॉडी आर्मर को समायोजित किया और अपनी गतिशीलता का परीक्षण करने के लिए थोड़ा सा हिलडुल कर देखा। उसका हेलमेट ठीक से फिट हो गया था, जिससे उसकी दृष्टि का कुछ हिस्सा बाधित हो गया था, लेकिन उसने असुविधा को नजरअंदाज कर दिया। नियमों के अनुसार उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य था, इसलिए यह हेलमेट उसके लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि इससे उसकी दृष्टि थोड़ी बाधित हो रही थी। उसके सामने सु यांग मुस्कुराया और उसने प्रशिक्षण तलवार की मूठ पर अपनी उंगलियां कस ली, जिसकी धार कुंद हो गई थी लेकिन फिर भी दुर्जेय थी। दूसरी ओर लियो ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपनी कमर के चारों ओर एक यूटिलिटी बेल्ट बांधी और उसमें खंजर भर लिए, जिनके मूठ आसानी से पहुंच के भीतर सुरक्षित रूप से रखे गए थे। दो और चीजें उसके हाथों में समा गईं। उनका परिचित वजन उसे आश्वासन का एहसास दिला रहा था, क्योंकि वो मानसिक रूप से खुद को आगे की लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये समझने की जरूरत है कि यह शरीर क्या करने में सक्षम है। लियो ने मन ही मन सोचा, और गहरी सांसें छोड़ते हुए, मानो सहज रूप से अपनी हृदय गति को शांत कर रहा हो और अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हो। क्या तुम इन्हें मुझ पर फेंकने की योजना बना रहे हो, या तुम्हें वास्तव में पास से इनका इस्तेमाल करना आता है? सु यांग ने अपने हाथ में मौजूद खंजरों को देखते हुए पूछा, जबकि लियो ने उसकी टिप्पणी को अनसुना कर दिया और युद्ध के लिए तैयार होते हुए पूरी तरह से तैयार हो गया। मेजर हैन ने कुछ देर तक उन्हें देखा, फिर अपनी आवाज ऊंची की। लड़ाकों, अपनी अपनी प्रारंभिक स्थिति ले लो। लियो ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। सु यांग, हमेशा की तरह एक शोमैन की तरह, अपने कंधों को आलस से हिलाते हुए लियो की ओर तलवार तान दी। जल्दी से खुद को शर्मिंदा मत करो, स्काईशिड। लियो ने पलटवार करने की इच्छा को दबा लिया। शब्दों से उसे यहां कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। शुरू करो, मेजर ने कहा, और जैसे ही संकेत दिया गया, सु यांग तेजी से आगे बढ़ा। लियो को उस हरकत को समझने का मुश्किल से ही समय मिला था कि तलवार के वार की एक धुंधली सी लपट उसकी ओर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हुई और उसने ठीक समय पर खुद को एक तरफ फेंक दिया। वूश! तलवार का वो विशाल वार हवा में उस जगह से गुजरा जहां उसका धड़ था, और वह बाल बराबर दूरी से उसे लगने से बच गया। उसके शरीर से ठंडे पसीने की बूंदें बहने लगी। अगर वह 1 सेकंड के अंश जितना भी धीमा होता, तो कवच के बावजूद वो प्रहार उसकी पसलियों को चकनाचूर कर देता। लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, सु यांग उस पर टूट पड़ा था। ओह नहीं! अगले हमले के ठीक पहले लियो ने बड़ी मुश्किल से अपने खंजर उठाए। क्लैंग! उस झटके से उसकी बाहें एक शॉकवेव की तरह कांप उठी। उसके दाहिने हाथ का खंजर उसके हाथ से छूटकर हवा में घूमता हुआ अखाड़े के फर्श पर जा गिरा। उसका बायां खंजर वहीं रहा, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर थी। सु यांग की आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत ज्यादा कमजोरियां दिखा रहे हो, स्काईशिड। फिर उसने हमला कर दिया। एक गलती, फिर एक और, फिर एक और। लियो ने शुरुआती कुछ शॉट्स को तो रोक दिया, लेकिन उसके बाद से मुकाबला मुश्किल होता चला गया। सु यांग का निरंतर आक्रमण जबरदस्त था। उसके वार तेज, सटीक और अपार शक्ति से भरे हुए थे। धड़ाम लियो की पसलियों पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया और बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पाया। ताली एक तेज प्रहार से उसका कंधा छिटक गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम एक जोरदार प्रहार उसकी कवचधारी जांघ पर लगा, जिससे वो लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। बाएं, दाएं, केंद्र, एक के बाद एक वार बरसते रहे। सु यांग की तलवार का कुंड सिरा उस पर बेरहमी से प्रहार करता रहा। लियो को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने अपने दांत पीस लिए। वो पूरी तरह से मात खा रहा था। जब भी उसने पलटवार करने की कोशिश की, सु यांग की तलवार पहले से ही वहां मौजूद थी और उसके हमलों को ऐसे नाकाम कर देती थी मानो वे बच्चों का खेल हो।
बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि सू यांग ज्यादा ताकतवर थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो तेज था। जिस तरह से वो लड़ रहा था वो देखने लायक था। उसमें इतना सहज आत्मविश्वास था मानो वो लड़ाई को गंभीरता से ले ही न रहा हो। जैसे कि लियो कोई खतरा ही ना हो, मानो ये सब उसके लिए सिर्फ मनोरंजन हो। एक और जोरदार प्रहार उसके बगल में लगने से लियो के भीतर गहरी निराशा उबल रही थी, जिससे उसे एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। उसके पास जो इकलौता खंजर बचा था उस पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। उसे कुछ तो करना ही था। हालांकि सू यान की श्रेष्ठता के सामने उसकी सारी लड़ने की भावना व्यर्थ साबित हुई, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के थोड़ी पर किए गए आखिरी हमले ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी आंखों के सामने तारे घूमने लगे। मुकाबला समाप्त हो गया क्योंकि हैन ने हस्तक्षेप किया और सू यान को विजेता घोषित कर दिया। रुको, विजेता सू यांग, मेजर हैन ने कहा और उनके चेहरे पर गहरी शिकन फैल गई। यांग, वाह, तुम्हारी तलवारबाजी तो लाजवाब है, शाबाश। स्काईशेड, तुम एक मूर्ख की तरह लड़ रहे हो। ये कैसी मुद्रा थी? तुमने खुद को जिस मुश्किल स्थिति में पाया उससे बाहर निकलने के लिए अपने युद्ध कौशल का उपयोग क्यों नहीं किया? तुम आखिर कर क्या रहे थे? मेजर हैन ने सू यान की प्रशंसा करने के बाद लियो को जमकर फटकार लगाए। क्या ये बच्चा सचमुच सम्राट स्तर की प्रतिभा का धनी है? तुम किस कुल से हो? क्या कहानी है यहाँ? हैन ने फर्श पर पड़े लियो और सू यान के बीच बारी बारी से देखते हुए पूछा और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगा। माना जाता है कि वो मोनार्क स्तर का प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह इतना खराब क्यों लड़ता है, मेजर। मैं यहाँ युद्ध की उम्मीद से आया था, लेकिन मैंने खुद को एक बच्चे से लड़ते हुए पाया, सू यांग ने कहा। जैसे ही लियो अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी खून से सनी नाक और चोटिल गाल देखने में दयनीय लग रहे थे। मेजर, मुझे अपनी यादें नहीं है। मैं अपने बारे में सब कुछ भूल चुका हूँ, सिवाय अपनी सहज प्रवृत्ति के। मुझे याद नहीं है कि मेरे पास कौन से कौशल थे या मैं पहले कैसे लड़ता था। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मुझे कितना मजबूत होना चाहिए, लियो ने स्पष्टवादिता से जवाब दिया, जिससे सू यांग और मेजर हैन दोनों उसके जवाब से तुरंत चौंक गए। दोनों ने एक साथ कहा, मानो उनके दिमाग में कुछ बात समझ में आ गई हो, और एक गहरी आह भरते हुए सू यांग ने अपना सिर अगल बगल हिलाया। जब मुझे लगा कि मुझे अपना प्रतिद्वंदी मिल गया है, तभी जिंदगी ने मेरे साथ फिर से एक क्रूर मजाक किया। धत तेरे की, उसने गुस्से में कहा। उसका गुस्सा सच्चा था, क्योंकि वो इस बात से बहुत नाराज था कि लियो को उसकी यादें नहीं थीं। मेजर हैन ने बुदबुदाते हुए अपना सिर खुजाया और निराशा में उसे इधर उधर हिलाया। मुझे समझ नहीं आता कि वे अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो परिवार तो पागलों से भरा पड़ा है। मेजर हैन ने कुछ देर सोचने के बाद लियो के कंधे पर सहानुभूति भरा हाथ रखते हुए निकास द्वार की ओर इशारा किया। दूसरी मंजिल पर स्थित शिक्षकों के स्टाफ रूम में जाओ और मुहियान फे नाम की एक महिला प्रशिक्षक को ढूंढो, उसे अपनी याददाश्त खोने के बारे में बताओ और उसे बताओ कि मेजर हैन ने तुम्हें भेजा है। वो अकादमी में मन को वश में करने वाले जादू और स्मृति हानि की विशेषज्ञ है। शायद वो आपकी याददाश्त के कुछ अंश वापस ला सके, जिससे आपको फिर से पहले जैसा बनने में मदद मिलेगी। हैन ने लियो के कंधों को जोर से दबाते हुए कहा। धन्यवाद, मेजर। लियो ने मेजर को धन्यवाद देते हुए झुककर कहा, जिस पर मेजर ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। जल्दी से मजबूत बनो मेरे बेटे, नहीं तो तुम्हारी कक्षा के बाकी बच्चे तुम्हें खा जाएंगे, उन्होंने कहा, और लियो ने उनकी सलाह को दिल से मान लिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, स्काईशेड। आज की लड़ाई मायने नहीं रखती। मैं तुमसे तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ रूप में मुकाबला करना चाहता हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी चरम सीमा पर वापस आ जाओ। सू यांग ने मांग की और लियो ने उसे बस अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मन ही मन वो सू यांग को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। सच तो यह है कि उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। हालांकि आज उससे मुकाबला करने के बाद लियो को इस बात का एहसास हुआ कि वो इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र की तुलना में कितना कमजोर था, और उन दोनों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। सू यांग ने आज उसे बिना पसीना बहाए ही हरा दिया था, और इससे लियो को अकादमी में अपनी स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल गया था। रोडोवा सैन्य अकादमी, दूसरी मंजिल, प्रशासनिक भवन, शिक्षकों का कमरा। जैसे ही लियो स्टाफ रूम की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में सू यांग के साथ हुई लड़ाई के बाद के हालात घूम रहे थे। सू यांग के सामने अपनी स्मृतिहीनता का खुलासा करना एक जोखिम भरा कदम था। एक कमजोरी उजागर हो गई, एक असुरक्षा सबके सामने आ गई। लेकिन अंत में इससे कुछ अच्छा ही हुआ। मेजर हैन ने उसे एक सुराग दिया था, एक प्रोफेसर जो उसकी खोई हुई यादों को वापस लाने में उसकी मदद कर सकता था। और अगर यह वास्तव में काम कर गया, तो लियो को लगा कि यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर मैं उन लोगों पर निर्भर हुए बिना अपनी याददाश्त वापस पा सकता हूं जिन्होंने इसे मिटाया है, तो मैं अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण हासिल कर सकता हूं।
इस विचार मात्र से ही उनमें दृढ़ संकल्प की एक नई भावना जागृत हो गई। आशावादी भाव से भरा हुआ वो अपने चोटिल होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने गंतव्य पर पहुंचा। एक गहरी सांस लेते हुए वो स्टाफ रूम के बाहर खड़ा हुआ और शांत भाव से उसे दिए गए प्रशिक्षक का नाम पुकारा। प्रशिक्षक मुयान फे। वो इंतजार करता रहा, अपनी बाहों को बगल में शिथिल अवस्था में रखे हुए अप्रभावित दिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और वो बाहर निकली, उसके फेफड़ों में भरी हवा पत्थर की तरह जम गई। वो उसे जानता था, वो छोटे बाल, सांवली त्वचा, वो गंभीर आंखें, वही थी जिसने उसे शहर का परिचय कराया था। दूसरी पर्ची उसी ने उसे दी थी और अब वो उसके सामने खड़ी थी, भौहें उठी हुई थी, मानो वो उस समूह का हिस्सा ही न रही हो जिसने उसकी यादें मिटा दी थी। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हैन उसे जितने लोगों के पास भेज सकती थी, उनमें से आखिर उसी के पास क्यों भेजा? ये वो परिस्थितियां नहीं थीं जिनमें वो उससे मिलना चाहता था। जी, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, विद्यार्थी? उसने शांत स्वर में कहा, और उसकी जिज्ञासु निगाहों में देखते ही लियो का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसके पैर अनायास ही एक कदम पीछे हट गए। वह हकलाया, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। वो कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकता था, अभी नहीं। अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने उसकी निगाहों में देखा। उसके सीने में उमड़ रही बेचैनी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। मेजर हैन ने मुझे आपसे मिलने भेजा है, महोदया। उन्होंने कहा कि आप मेरी स्मृति हानि में मेरी मदद कर सकती हैं। उसने उनकी प्रतिक्रिया का आकलन करते हुए कहा। मुर्गी, तुम्हारा अगला लेक्चर शुरू होने में कितना समय बचा है? फे ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। 1 घंटे से थोड़ा अधिक, महोदया, लियो ने उत्तर दिया, जिस पर उसने सिर हिलाकर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। मेरे कमरे में आ जाओ। ये गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी, फे ने कहा और लियो को साथ लेकर अपने कमरे की ओर चलने लगी। तारानकन टैप टैप टैप, फे के बूटों की आवाज पॉलिश की हुई टाइलों पर एक स्थिर, लयबद्ध ताल में गूंज रही थी। लियो के विपरीत, जो बिना आवाज किए चलता था, उसकी चाल अभ्यासपूर्ण, अनुशासित और अनुमानित थी। पब फ्यूचर विज्ञापन किसी लड़ाई में वो शायद 100 मीटर दूर से भी उसकी आहट सुन सकता था, लेकिन अभी जब वो उसके पीछे पीछे चल रहा था तो उसके कदमों की तेज गूंज उसकी सबसे कम चिंता थी। क्या अकेले होने पर वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? क्या वो सचमुच मेरी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करेगी? क्या मुझे आखिरकार उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं? उसके भीतर संदेह उमड़ रहा था। हर कदम अनिश्चितता की एक नई लहर लेकर आ रहा था। उसका दिल और दिमाग भावनाओं के एक उलझे हुए जाल में फंस गए थे। फिर भी, इन सब बातों के बावजूद, ये जानते हुए भी कि वो उस समूह का हिस्सा थी जिसने उसकी यादें मिटा दी थी, उसे किसी तरह उसकी उपस्थिति में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि मुयान फे का उसके प्रति कोई जान से मारने का इरादा नहीं था, लेकिन केवल सहज ज्ञान के आधार पर उस पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था। उसकी उंगलियां उसकी वर्दी के भीतर छुपाए गए खंजर पर लगी, वही खंजर जिसे उसने अभ्यास सत्र के बाद गुप्त रूप से छिपा दिया था। यह उनका आखिरी उपाय था, एक प्लान बी, अगर हालात बिगड़ जाते तो। कुछ ही देर में वे शिक्षकों के आवास पर पहुंच गए। फे अपने दरवाजे के सामने रुक गई और उसने अपनी हथेली को बायोमेट्रिक स्कैनर पर दबा दिया। ताला खट से खुल गया और वो एक तरफ हट गई और उसे पहले अंदर जाने का इशारा किया। धन्यवाद, लियो ने विनम्रता से कहा और बिना किसी झिझक के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, फे उसके पीछे पीछे चली गई। दरवाजा उसके पीछे एक जोरदार वूश की आवाज के साथ बंद हो गया। प्रचारित सामग्री डेलेना का वो दृश्य जिसने 10,000 फैन फिक्शन की शुरुआत की। अधिक 371-93-124 सभी लोग उनके शानदार प्रदर्शन को निहार रहे थे। अधिक 376-94-125 सबसे हॉट कौन है, टू हॉट टू हैंडल की सबसे सेक्सी स्टोर्स। अधिक 529-132-176 लियो की नजर ताले की कार्यप्रणाली पर पड़ी। ये पूरी तरह से सीलबंद था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सुरक्षा प्रणाली स्वचालित रूप से फिर से सक्रिय हो गई, जिसका मतलब था कि कमरे से बाहर निकलने के लिए भी बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता होगी, यानी वो तब तक अंदर बंद रहेगा जब तक फे उसे बाहर नहीं निकाल देती। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाग जाने की मेरी योजना धरी की धरी रह गई, लियो को एहसास हुआ। हालांकि उसने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं दिखाई, लेकिन उसका दिल पहले ही 1-2 धड़कनें चूक गया था। तो क्या हैन ने सचमुच तुम्हें भेजा था, या यह मुझे ढूंढने का सिर्फ एक बहाना था? फे ने अजीब सी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। हालांकि लियो को जो बात चौंका गई वो थी उसके लहजे में आया स्पष्ट बदलाव।
सार्वजनिक रूप से वो जिस सहज और औपचारिक आवाज का इस्तेमाल करती थी वो अब गायब हो चुकी थी। अब उसकी आवाज हल्की हो गई थी, अधिक तीखी, अधिक स्त्रीत्वपूर्ण। मानो अब जब वे अकेले थे तो उसे अपने अनुशासित व्यवहार का दिखावा बनाए रखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हाँ, मुझे मेजर हैन ने भेजा था, लेकिन सच कहूं तो जिस दिन तुमने मुझे पहले दिन नोट दिया था तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। लियो ने स्वीकार किया और फे ने सिर हिलाया। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, और अगर तुमने ओरिएंटेशन के दौरान थोड़ा और ध्यान दिया होता और मेरे नेम टैग को देखा होता तो शायद तुम मुझे पहले ही ढूंढ लेते। फे ने लियो पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा। मुझे खुशी है कि आप शांत हैं, मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपके मन में लाखों सवाल होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप अपने सवाल पूछें, मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल उनमें से अधिकांश का जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए अगर मैं आपके अधिकांश सवालों का जवाब देने से इनकार कर दूं तो निराश मत होना, फे ने कहा, और उसके शब्दों से लियो गुस्से में अपनी मुठियां भींचने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरे कई सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे? तुम हो कौन और मेरी यादें कहाँ हैं? उस पल उसका मन चीखने का कर रहा था, लेकिन ये जानते हुए कि आक्रामकता से कुछ हासिल नहीं होगा, उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखा। मैं समझता हूं, लेकिन मेरे सवाल पूछने के बजाय आप मुझे वो सब बताएं जो आप बता सकती हैं, ताकि आज आप मुझे जो भी जानकारी दे सकती हैं उससे मैं वंचित न रह जाऊं। लियो ने धैर्य बनाए रखते हुए गेंद को उसके पाले में डालते हुए कहा। अच्छा फैसला है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, फे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और सोचने लगी कि लियो जिस स्थिति में फंसा है उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझाया जाए। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर फे ने अंत में सारांश बताना शुरू किया। तुम्हारा असली नाम लियो स्काईशेड है, तुम्हारा जन्म ग्रह पृथ्वी है, और जब तुम द बॉस के नाम से शिकार करते थे तब तुम पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ हत्यारे और पृथ्वी के सबसे महान योद्धा के रूप में जाने जाते थे। उसने कहना शुरू किया, और आखिरी वाक्य बोलते समय उसके होठों पर एक अप्राकृतिक मुस्कान आ गई। तुम हमेशा से ही एक अभिमानी और बिगड़ैल बच्चे थे, जो तुम्हारे नामकरण के तरीके से स्पष्ट था। भला कौन खुद को द बॉस कहता है? ये तो बहुत ही अजीब और बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन आप में अपने इस बेतुके नाम को सार्थक करने की प्रतिभा तो है ही, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावशाली लगता है, उसने कहा, और यह स्पष्ट था कि वह विषय से भटककर ये टिप्पणी कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। आपकी स्मृति हानि आपका अपना निर्णय था, किसी ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि आपने इस प्रक्रिया के फायदे देखे और मिशन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे पूरा करने का फैसला किया, फे ने कहा, और इसी क्षण लियो ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उसका धैर्य आखिरकार टूट गया, क्योंकि वो चुप नहीं रह सका। रुको रुको रुको, तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने स्वेच्छा से अपनी यादें त्याग दी और खुद को एक क्रूर प्रवेश परीक्षा में झोंक दिया जहां मेरी जान भी जा सकती थी, और यह सब तब हुआ जब मेरे हाथ में सिर्फ एक अस्पष्ट नोट था? मैं इतना बेवकूफ तो हो ही नहीं सकता। और किस लिए? किस मिशन के लिए? मेरे परिवार का क्या होगा? लियो की आवाज निराशा से कांप रही थी, उसके हाथ बगल में थरथरा रहे थे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जवाब देने के बजाय फे ने उसे और भी परेशान करने वाले सवाल दे दिए थे। हालांकि फे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपके अधिकांश सवालों का जवाब नहीं दे सकता। और कौन सा मिशन? और मेरे परिवार का क्या होगा? ऐसे ही दो सवाल हैं। उसने अपनी बाहें मोड़ी और डेस्क पर थोड़ा झुक गई। जहां तक मैं इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती की बात है, छी, बस इतना कहूंगी कि यह अच्छा ही है कि तुम्हें अपना अतीत याद नहीं है, क्योंकि इतने सालों में मैंने तुमसे ज्यादा घमंडी, खुद को सही समझने वाला मूर्ख कभी नहीं देखा। लियो की बाईं आंख फड़क उठी, उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। फे मुस्कुराई, मानो उसकी परेशानी का आनंद ले रही हो। हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुमने क्या कहा? उसने अपना सिर झुकाया और उसका लहजा व्यंग्यात्मक हो गया। और मैं उद्धृत करती हूं, बॉस खतरे का सामना हंसते हुए करता है। लियो को दूसरों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई और वो सिकुड़ गया। क्या मैं सचमुच इतना घमंडी था? उसने सोचा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि फे सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकी? अरे यार, ये क्या बकवास है? तुम मुझे ये क्यों नहीं बता सकते कि मिशन क्या है? और मेरा परिवार इस झंझट में क्यों फंसा हुआ है? उसका धैर्य टूट गया, गुस्सा उमड़ पड़ा, और फे ने एक गहरी आह भरी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लियो, क्योंकि जिस क्षण मैंने बताया, तुम इस अकादमी में एक नियमित छात्र नहीं रह पाओगे, एक ऐसा छात्र जिसकी उपस्थिति संदेह पैदा न करे। उसकी आवाज से हमेशा रहने वाला चंचलपन गायब हो गया और वो गंभीर हो गई। हो सकता है कि आपको पहले ही यह बात समझ आ गई हो,
लेकिन अकादमी के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में बिना किसी तरह की समस्या पैदा किए पास होने का एकमात्र कारण ये था कि आपकी यादों तक आपकी पहुंच नहीं थी। अगर आपके पास वो गुण होते तो आप झूठ बोलकर कभी भी लाई डिटेक्टर को चकमा नहीं दे पाते और कभी भी यहाँ छात्र के रूप में दाखिला नहीं ले पाते। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि ये मूल्यांकन एक बार की प्रक्रिया नहीं है। ये परीक्षाएं हर 12 महीने में होती हैं, इसलिए आपको अपने पहले वर्ष के अंत में एक और परीक्षा पास करनी होगी और फिर स्नातक होने पर भी। फे के बोलते रहने पर लियो का पेट खराब हो गया। अगर मैं आज आपको आपके सवालों के जवाब दे दूं, तो आपके अगले मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में पास होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप निश्चित रूप से अपनी पोल खोल देंगे, और जब ऐसा होगा तो वो मिशन भी विफल हो जाएगा जिसे आपने पूरा करने का फैसला किया था। उसने अपना सिर हिलाया। ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लियो ने एक घुटती हुई सांस ली, उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। यह असंभव था, एक असंभव परिस्थिति जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुमने खुद चुना है। इसलिए फिलहाल इस स्थिति के पीछे के क्यों को भूल जाओ और इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हें आगे क्या करना है, फे ने कहा, और लियो ने अपना सिर अपने हाथों में छिपा लिया और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था, जबकि फे उसे उसके अपने दृष्टिकोण के बारे में समझाने लगी थी। आपको इस अकादमी से अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में स्नातक होना चाहिए। हालांकि केवल यही आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य किसी तरह रोडोवा को विश्वविद्यालय रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर 1 स्थान हासिल करने में मदद करना है, जिनेवा को पछाड़ते हुए, क्योंकि आपकी योजना सर्किट पर अपना दबदबा बनाने की है। आपने इसे अपना लक्ष्य निर्धारित किया है क्योंकि आप जानते हैं कि सर्किट में एक प्रभावशाली प्रदर्शन आपको ब्रह्मांड के शीर्ष साहसी संघों और कुलों के बीच एक जाना माना नाम बना देगा, जो आपको बड़े बड़े वादों के साथ भर्ती करेंगे। और मिशन की खातिर ये बिल्कुल आवश्यक है कि तुम ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ हत्यारों के गिरोहों में से एक, द ब्लैक सरपेंट्स, में अपना रास्ता खोजो, फे ने कहा, जब लियो ने आखिरकार ऊपर देखा और उससे नजरें मिलाईं। कृपया मुझे बताएं, कम से कम इस सारी मेहनत के पीछे का कारण तो सार्थक है, लियो ने पूछा, जिस पर फे ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। आप यह अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हैं, और एक तरह से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए। इससे बड़ा कोई नेक उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर यह काफी नहीं है, तो आप ये सब अपनी जान बचाने के लिए भी कर रहे हैं। तुम एक वांछित भगोड़े हो और जब तक तुम अपने लक्ष्यों को ठीक उसी तरह हासिल नहीं कर लेते जैसा तुमने योजना बनाई है, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और सबसे क्रूर तरीके से मार दिया जाएगा, फे ने कहा, और उसकी बातें सुनकर लियो एक बार फिर चुप हो गया। दांव बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। फिर भी एकमात्र रास्ता, और भी गहरे पानी में उतरना था। उसके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आप मुझे और क्या बता सकते हैं? मेरा मतलब है, कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, मैं बिल्कुल पागल हो रहा हूँ। मुझे तो माना को महसूस करना भी याद नहीं है। रात के मेरे सपने खाली होते हैं, क्योंकि मेरी यादों पर धुंध छाए रहती है, और मुझे लड़ाई के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यहाँ आने से पहले सुयांग ने मेरे चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपनी कुछ युद्ध क्षमता वापस नहीं पा लेता, तो अकादमी में लगभग हर कोई ऐसा ही कर सकता है, लियो ने शिकायत की, जबकि मुयान फे ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा। अच्छा, अब इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और यह वो चीज थी जो मुझे आपको पहले ही दिन वापस देनी थी। लेकिन अगर किसी ने मेरा नेम टैग पढ़ लिया होता, तो हम इसे बहुत पहले कर सकते थे, फे ने अपनी सीट से उठते हुए कहा और अपने कमरे की दीवार की ओर चली गई, जहां वो चुपके से उसके आसपास की जगह को ठीक करने लगी। एक क्षण के लिए लियो की दृष्टि धुंधली हो गई, क्योंकि वो अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था, जब तक कि अचानक उसकी दृष्टि वापस नहीं आ गई, जब मुयान फे एक बार फिर उसके सामने आकर बैठ गई। क्या, अभी क्या हुआ? उसने उलझन में बुदबुदाया, जबकि फे ने उसके चेहरे पर केवल हल्की सी हंसी दी, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वस्तु को आगे बढ़ाया, जो देखने में एक साधारण टोपी जैसी लग रही थी, जिसका उद्देश्य कान और सिर को ढकना होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रोड निकले हुए थे। बीनी के किनारे पर मेमोरी डिस्क #4 तकनीकें और लड़ाई लिखा था, और उस वस्तु को देखते ही लियो को उससे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। मैंने इसे पहले भी देखा है, उसने कहा, और फे ने सिर हिलाकर सहमति जताई। आपने मेमोरी डिस्क #1 से यादें पुनः प्राप्त कर ली है, जो कि भाषा और गणित थी। इसके बिना तुम उस बच्चे से अलग नहीं होगे जो अपने आसपास बोली जाने वाली एक भी बात नहीं समझता, फे ने कहा, और उसे इसे पहनने का इशारा किया। स्मृति हस्तांतरण की प्रक्रिया दर्दनाक होती है, इसलिए गहराई से सोचें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी जीभ न काट लें।
साथ ही हालांकि आप अपने मौजूदा कौशल के उपयोग और उन्हें निष्पादित करने के तरीके के बारे में अपना ज्ञान पुनः प्राप्त कर लेंगे, फिर भी आपको अपनी चरम दक्षता पर लौटने से पहले उनका कुछ बार अभ्यास करने की आवश्यकता होगी, तो तुम्हें अभी भी इस पर थोड़ा काम करना होगा। फे ने चेतावनी दी, जिस पर लियो ने सिर हिलाया और अपने सिर पर ऊनी टोपी पहन ली, साथ ही साथ आने वाले दर्द के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया।